नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा। हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा स्पेशल शो योर मनी। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुर भी सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com या फिर आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि आपका फेवरेट शो योर मनी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप यहां भी अपना सवाल भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट से लेने की। और आज के शो में हमारे साथ मौजूद रहेंगी पीबी इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। पूजा, वेलकम टू योर मनी। थैंक यू सो मच दीपाली। यस, तो हम पूजा से अपने व्यूअर्स के पोर्टफोलियोज पर बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर हम चाहेंगे पूजा से बातचीत करना। और इस टॉपिक का नाम हमने रखा है बैंड बाजा और प्लानिंग। जी हाँ, बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर खरीदने और फिर रिटायरमेंट की प्लानिंग हम सब करते हैं, लेकिन इस सब के बीच एक बहुत बड़ा इवेंट आता है जो कि है शादी, जिसका ख्याल अक्सर देरी से आता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप इसमें देरी करें। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सही समय पर बेहतर तरीके से आप शादी का खर्च प्लान कर सकते हैं और बिना किसी टेंशन के अपनी या फिर अपने बच्चों की शादी हमेशा के लिए यादगार बना सकते हैं। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं पूजा से। पूजा, बैंड बाजा बारात का सीजन चल रहा है और हम देख रहे हैं साल दर साल काफी लैविश इवेंट होता जा रहा है। खास तौर पर लोग बिग फैट वेडिंग के कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कितना जरूरी है सही समय पर शादी के खर्च की प्लानिंग करना। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीपाली। आपने सही कहा। इनफैक्ट अभी के जो महीने हैं, मैं देख रही हूँ नवंबर दिसंबर, आई एम श्योर जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप हैं, मैं हूँ, हम सभी को बहुत ज्यादा शादियों का इनविटेशन है और हम सभी को बहुत ज्यादा शादियां अटेंड भी करनी है। आई थिंक मोर देन 40 लाख वेडिंग है, जो स्टेटिस्टिक्स देख रहे थे। जैसे आपने राइटली कहा कि जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग के एंगल से बात करते हैं ना दीपाली, के हम हर चीज को प्लान करते हैं और उस हिसाब से उसके इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हम बस ऐसे ही रैंडमली तो नहीं कर सकते कि बस इन्वेस्ट करो। हम बच्चे की पढ़ाई के लिए करते हैं, हम ट्रैवल के लिए करते हैं, हम घर खरीदने के लिए करते हैं और हम बहुत ज्यादा पैसा रिटायरमेंट के लिए भी रखते हैं। शादी का हम प्लान करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना काफी लोग उसे बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देते। क्यों? उसका एक कारण ये भी है दीपाली, क्योंकि आज हम जो जनरेशन में है, जो ट्रेंड है, काफी चेंज भी हो रहा है। मेरे हिसाब से दो तरीके के लोग हो गए, दो सेक्टर्स डिवाइड हो चुके हैं शादी के माइंडसेट को लेके। एक कहते हैं कि या तो उन्हें शादी लेट करनी है या नहीं करनी, या शायद कोर्ट मैरिज करनी है। और एक सेक्टर जो कहते हैं कि उन्हें लैविश, जैसे आपने कहा, बिग फैट वेडिंग करनी है। एंड सेकेंडली इसमें एक और फैक्टर ये भी आ जाता है कि हम प्लानिंग करते हैं कि चलो 25 26 27 साल के आसपास की शादी की हम प्लानिंग कर सकते हैं कि एक लड़का या लड़की का एक मैरिज एज होता है। लेकिन क्योंकि पढ़ाई और एजुकेशन इतना ज्यादा, लोग आगे तक उसको इम्पोर्टेंस और वेटेज दे रहे हैं या पढ़ाई करने बाहर जा रहे हैं, तो ये भी एक 30 35 37 तक भी काफी लोग प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट काफी लोगों की प्लानिंग तो हम जब करते हैं तब हमें समझ में आता है कि काफी लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग और बच्चों की शादी का जो कॉर्पस है, वो कहीं ना कहीं सिमिलर टाइम पे उन्हें जरूरत पड़ती है। तो काफी दिक्कत हो जाती है ऐसे समय पे अचानक से एक मोटा एक्सपेंस निकालना अपने इन्वेस्टमेंट से। मेरे हिसाब से दीपाली, हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो सिंपल सी बात है, हर चीज का हमें बजट पहले प्लान करना है। तो शादी के लिए भी मेरे हिसाब से जैसे ही आपके घर में लड़का है या लड़की है और एक एज हो जाती है जब शादी की बात करनी शुरू होते हैं, तब ये डिस्कशन होना बहुत जरूरी है फैमिली में कि किस तरीके की वेडिंग प्रेफर्ड है। ये भी कम्युनिटी वाइज भी होता है। काफी कम्युनिटीज बहुत ज्यादा स्पेंड करने में दिलचस्प रहती है कि उन्हें शादी एक बड़ा इवेंट होता है। काफी कम्युनिटीज मानती है कि नहीं, हमें ज्यादा स्पेंड नहीं करना है। 5 लाख से भी शुरू होती है और 1 करोड़ तक भी जाती है और 1 करोड़ के ऊपर भी जा सकती है। डिपेंड करता है। बट अगर हम मोटा मोटी देखें तो 25-50 लाख के आसपास का एक बजट होता है लोगों का। लेकिन अगेन जो है ना, वो ट्रेंड के हिसाब से
चेंज होता है। नॉर्मली जो हम बोलते हैं ना फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस, सो फिक्स्ड एक्सपेंसेस में मेरे हिसाब से हमारा गेस्ट लिस्ट हो जाता है, वेन्यू हो जाता है, केटरिंग हो जाता है, फिर आप डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं तो स्टे वगैरह अलग हो जाता है, आप यहाँ वेडिंग करना चाहते हैं। फिर आजकल हम देख रहे हैं दीपाली फोटोग्राफी पे और वीडियोग्राफी पे बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं लोग, क्योंकि उन्हें प्री वेडिंग शूट भी करना है, उन्हें वेडिंग के दिन पे भी शूट करना है, उन्हें रील्स भी बनानी है और प्री वेडिंग लोकेशन भी बाहर होना चाहिए। सो काफी लोग जब इस तरीके का एक जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, काफी फोमो के हिसाब से भी काफी लोगों को होता है उन्होंने ये किया तो मुझे भी ये करना है। सो आप करें, इट्स अ बिग इवेंट, इट्स अ हैप्पी इवेंट इन द फैमिली, लेकिन इसकी जो सोच है, जो प्लानिंग है, वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे ये नहीं समझते कि पेरेंट्स को शादी का जो भी बजट वो दिमाग में सोचते हो, जब एक्चुअल में वो उन्हें खर्चा करना पड़ता है तो कितनी मेहनत लगती है कि सब जगह से उसको आप जुटाओ, आपको ज्वेलरी, कपड़े, मतलब लिस्ट बड़ी ही होती जाती है। सो मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ों को आपको जॉट डाउन करना है, स्टेप बाय स्टेप। उसके लिए किस तरीके से, कितने समय में प्लानिंग शुरू करनी है, उसकी डिस्कशन से मेरे हिसाब से शुरुआत होती है घर में कि क्या मन है सबका, किस तरीके से करना है। और फिर क्योंकि ये एक फिक्स्ड टाइम, अभी एजुकेशन तो पता ही है कि 18 साल बाद, 20 साल बाद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एमबीए, तो वो टाइमलाइन पता है। शादी का नहीं पता है, इसलिए हम वो 5-10 साल की रेंज में, 25 से 35 जो एज होती है बच्चों की, वो रेंज में हम इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। सो वो डिसाइड करना ज़रूरी है कि ये अचानक से ना आ जाए और आपकी प्लानिंग में अचानक से आपको इन्वेस्टमेंट तोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। सो मेरे हिसाब से एग्जैक्टली इसको पूजा, जिस तरह से जो समअप आपने अभी बातें कही, तो उससे कहा जा सकता है कि ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके माइंड सेट पर कि आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, आप किस तरह से अपनी शादी की प्लानिंग करना चाहते हैं, क्या आपकी कम्युनिटी, आपके ट्रेडिशन आपको किस तरह की वेडिंग करने की इजाज़त देते हैं, उसी हिसाब से आप प्लानिंग भी करते हैं। तो यहाँ पर हमेशा जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ ही करते हैं। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई शॉर्ट टर्म 2-3 साल बाद किसी की शादी है, या फिर दूसरी तरफ 10 से 15 साल का अभी वक्त है शादी करने में, तो इन दोनों ही पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए, फोकस कहाँ होना चाहिए कि कहाँ पर आप बचत करें, कहाँ पर आप इन्वेस्ट करें, बताएं। वेरी नाइस दीपाली। ऐसे जैसे हमने बात की कि खर्चे, माइंडसेट, ये सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। फिर हमारे पास कितना समय है, उस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम हमेशा ये कहते हैं कि जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है, जिनके बच्चे छोटे हैं, 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, जिन्हें पता है 15 साल बाद एक खर्चा आने वाला है, तो अभी से प्लान करेंगे। तो हम हमेशा एसआईपी जो कहते हैं कि हर महीने हमारी जो एसआईपी जाती है, उसमें से एक पोर्शन ऑफ एसआईपी आप शादी के गोल के लिए रखें। तो छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल भी दे देती हूँ यहाँ पे दीपाली, कि समझो किसी के पास 5 साल है और किसी के पास 10 साल है। अगर हम 2 टाइम होराइज़न लेके चलें, तो अगर आपके पास 5 साल है और आप 10 लाख के आस-पास का बजट चाहते हैं, तो 12,000 की एसआईपी लगेगी अगर आपके पास 5 साल है। 10 लाख का बजट अगर शादी का है तो। और अगर आपके पास 10 साल है और 10 लाख का बजट है, तो केवल 4,000 की एसआईपी लगेगी। सामने अगर आपका शादी का जो बजट है वो 25 लाख का है और आपके पास 5 ही साल है, तो आपको 30,000 की एसआईपी लगेगी। लेकिन आपके पास 10 साल है तो केवल 10,000 की एसआईपी लगेगी। तो ये ध्यान देना ज़रूरी है कि 3 गुना एसआईपी कम हो गया, अगर आपके पास 5 साल भी एडिशनल है, तो प्लानिंग अभी से शुरू करें। और वहीं पे अगर 50 लाख के आसपास का बजट है, तो 60,000 की एसआईपी लगेगी अगर 5 साल है तो, और केवल 20,000 की एसआईपी लगेगी तो अगर 10 साल है तो। तो ये उन लोगों के लिए बहुत समझना ज़रूरी है कि अगर बस 10 साल है ना, तो सीधा एसआईपी अमाउंट एकदम से कम हो जाता है, और अगर बस 5 साल भी हैं, तो इन एसआईपी अमाउंट से एटलीस्ट हम बजट साइड में शुरू करें। एक एसआईपी अलग से डेडिकेटेड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में हम शुरू कर सकते हैं। आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप का चुनाव कर सकते हैं शादी जैसे गोल के लिए। और सामने जहां आपने मुझे पूछा कि 1 साल 2 साल के अंदर समझो है, तो डेफिनेटली 1 या 2 साल में हम एकदम से तो इक्विटी या 100% इक्विटी में नहीं जाएंगे, तो डेट का चुनाव कर सकते हैं। तो उसमें तो सीधा-सीधा 7-8% के आसपास भी अगर हम देखें, तो आपका जो भी बजट है 10 लाख का, 20 लाख का, तो उसको आप 1 साल के हिसाब से आपको 50-60 हज़ार के आसपास तो मिनिमम हर महीने साइड में रखना होगा। या तो आप रिकरिंग डिपॉज़िट कर लें, या तो आप अलग से एसआईपी डेट फंड में
लो ड्यूरेशन है, या अगर 2 साल तक भी है, इक्विटी सेविंग्स का भी चुनाव कर सकते हैं, एफडी वगैरह अगर आपकी कोई है। लेकिन जो भी 1 या 2 साल वाले हैं, उन्हें मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके पास कहीं न कहीं कोई न कोई पहले की सेविंग होगी, उसको समझने की कोशिश करें कि भई मैं क्या-क्या कहीं-कहीं से कैसे मैनेज कर सकता हूँ। ऑब्वियसली काफ़ी हमारी इंडियन फैमिलीज़ ऐसी भी रही हैं दीपाली, जो ट्रेडिशनली बहुत पहले अगर देखा जाए तो बच्चों की शादी में सब कुछ जितना भी है ना, काफ़ी लोग तो घर भी गिरवी कर लेते थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत अलग सिस्टम हुआ करता था, डाउरी ये वो, और शादी एक बहुत बड़ा इवेंट होता था। अभी जनरेशन्स बदल गई हैं, ट्रेंड्स बदल गए हैं। काफ़ी जो लोग शादी कर रहे हैं वो दोनों ही वर्किंग है। सो ऐसे भी होते हैं कि वर्किंग जो लड़का और लड़की है, वो कहते हैं कि हमें खुद को अपने शादी में कंट्रीब्यूट करना है, हमें पेरेंट्स के पास से नहीं लेना है। तो ये कैलकुलेशन उनके लिए भी काम आता है कि अगर आपको 5 साल बाद या 10 साल बाद का प्लानिंग करना है, तो आप भी अपने हिसाब से अलग से कर सकते हैं। तो वो कहते हैं ना कि तुम इंडिपेंडेंट हो, तो तुम अपनी शादी के लिए भी प्लानिंग करो। और इसमें लास्ट चीज़ मैं ऐड ये करना चाहूँगी दीपाली, कि शादी के खर्चों में हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है गिफ्टिंग एंड एट द सेम टाइम ज्वेलरी। जिस दोनों में कहीं न कहीं गोल्ड सिल्वर का यूसेज बहुत होता है, और गोल्ड तो मेरे हिसाब से ज्वेलरी फॉर्म में हमें पहनना भी होता है और हमें देना भी होता है, जो सामने वाले जो आपके साइड के होते हैं। सो अगर हमने एक ही साल में देखा कि गोल्ड में क्या मूवमेंट आई, और सोचो अचानक से किसी ने प्लान किया होगा कि उनकी नेक्स्ट 6 महीने में या 1 साल में शादी है, तो उन्हें कितनी हाई लेवल पे गोल्ड खरीदना पड़ रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। सो इस वजह से आपको आप हर साल थोड़ा-थोड़ा गोल्ड इकट्ठा करते जाएँ, आपके बच्चे के बर्थडे पे या धनतेरस पे, जब आपको जो जैसे याद आए। ताकि जब शादी का समय हो या अचानक से ऐसे माहौल बन रहा है कि भई अचानक से डिसाइड कर रहे हैं कि शादी करनी है, तो आप उस गोल्ड को यूज़ कर सकते हैं, और वो गोल्ड जो भाव में खरीदा होगा, वो आपको अच्छा भी लगेगा कि अरे मेरा गोल्ड काम आ गया। सो मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर को तो है वेट ही हमारे नहीं करना देश में है जब भी कि बेटी की शादी होती है या फिर बहू घर में आती है तो उसे ज्वेलरी जरूर दी जाती है। और यहाँ पर आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि जिस तरह से गोल्ड के रेट हम देख रहे हैं बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे में अगर आप अपनी जेब के हिसाब से अभी से ही थोड़ा थोड़ा सोना लेना शुरू करेंगे तो जब 5-10 साल बाद आपका बेटे या बेटे की शादी होगी तो आपको एटलीस्ट ज्वेलरी की टेंशन कम हो सकती है। और साथ ही आपने जो SIP का फॉर्मूला बताया कि अगर आप 5 साल में कर रहे हैं तो उसमें अमाउंट आपको जाहिर तौर पर ज्यादा देना पड़ेगा, यही अगर आप 10 से 15 साल में लेकर जा रहे हैं तो आपको आपका पॉकेट फ्रेंडली बजट जो है वो आपका एक बड़ा एक्सपेंस निकाल सकता है शादी का। बहुत बढ़िया। आगे आपसे ये भी जानना चाहेंगे पूजा, जिस तरह से आपने जिक्र किया था कि पहले हम देखते थे कि लोग अपना घर गिरवी रख देते थे, नाक का सवाल माना जाता था कि शादी हम इतनी बड़ी करेंगे कि पूरा परिवार पूरा खानदान देखेगा। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि लोग सोशल मीडिया को देखते देखते बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि अगर कहीं पर हमने देख लिया बिग फैट वेडिंग तो हमें भी ऐसे करनी है। जो फोमो है वो हमेशा रहता है। ऐसे में जो खर्चा है, जो बजट है, उसको कैसे कंट्रोल में हम कर सकते हैं, और खास तौर पर इन सभी चीजों को जितना भी हमने जिक्र किया पहले से लेकर अब तक, जितने भी खर्चे आपने गिनाए, उन सबको ध्यान में रखते हुए क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमें लोन लेने की नौबत ना आए? सिंपल सी बात है दीपाली, अगर आपके घर में अफोर्डेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब ये करने में प्रॉब्लम नहीं है। आपको जितना स्पेंड करना है उसमें लिमिट ही नहीं है। लेकिन जब हम ये फोमो और जैसे सोशल मीडिया के ट्रेंड में देख रहे हैं ना, हमें नहीं पता कि उनकी क्या बजट है और उनकी क्या कैपेसिटी, और हमें देखा-देखी में वो करना है। सो मेरे हिसाब से ऐसे टाइम पे ना काफ़ी टाइम ऐसे होते हैं कि लोगों को लगता है हम लोन लेके भी ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि पर्सनल लोन्स और इन सब के इंटरेस्ट बहुत हाई होते हैं, और क्यों एक ही दिन के फंक्शन के लिए इतना सब क्यों करना है? आप रादर उसको इन्वेस्ट करो, अपने लिए काम आएगा, आप ट्रैवल करो, आप बाद में आपको वेकेशन, हनीमून जो भी है, अब उसके लिए रखो, अपने लिए रखो, बहुत ज़्यादा फिज़ूल की चीज़ों के लिए मत रखो। मेरे हिसाब से यहाँ पे कहीं न कहीं दोनों बच्चों को प्रैक्टिकल डिसीज़न लेना है कि पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में इतना तो पता है कि हम अभी फिज़ूल के खर्चे ना करें, क्योंकि फ्यूचर में पैसों की वजह से ही हमें ज़िंदगी आगे आगे बढ़ानी है। वो एक दिन की एन्जॉयमेंट से हम क्या ही करने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बाद में कितना ही याद आने वाला है ये सब। सो थोड़ा कंट्रोल करके चलना है। अगर आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है बजट, या तो फिर आप शादी के डिसीज़न को थोड़ा डिले कर लें। आप सगाई कर लें, आपको लग रहा है कि बजटिंग में नहीं जम रहा है, तो आप 2 साल बाद कर लें, उसकी प्लानिंग कर लें। लेकिन लोन और इस तरीके के स्ट्रेस से बचें। हम शादी कर ही क्यों रहे हैं? स्ट्रेस फ्री होने के लिए, एन्जॉय करने के लिए। सो ये चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए मेरे हिसाब से।
बिल्कुल, तो स्ट्रेस फ्री मैरिज अगर आप चाहते हैं, चाहे आप एक इंडिविजुअल हैं या फिर जो पेरेंट्स हमारा शो देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि बिना तनाव के अपने बच्चों की शादी करें, बिना किसी लोन के करें, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी टिप्स इस शो में पूजा ने आपको दी, आप ज़रूर उसे अपनाएं और एक यादगार मोमेंट अपनी ज़िंदगी का हमेशा संजो के रखें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे व्यूवर्स के पोर्टफोलियो पर। सबसे पहले जो हमारे पास ईमेल है मनोज कुमार जी की है, कोलकाता से इन्होंने हमें अपना पोर्टफोलियो भेजा है और इनकी उम्र पूजा 47 साल की है। मंथली सिप की बात करें तो 23,000 है और पोर्टफोलियो वैल्यू इनकी 1 लाख है और 7 से 8 साल में जो लक्ष्य है वो 60 लाख का है। अब एक नजर डाल लेते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में कौन से फंड्स में ये सबसे ज्यादा निवेश कर रहे हैं। अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड 5,000 SIP कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5,000 की सिप है, SBI कॉन्ट्रा फंड 5,000, निपॉन ETF निफ्टी 50-20 में ये 3,000 की सिप कर रहे हैं और साथ ही साथ SBI गोल्ड फंड में 3,000, HDFC मिड कैप फंड में 2,000 और साथ ही साथ ये एक मुश्त निवेश भी करना चाहते हैं। जो निवेश की रकम है वो 2 लाख की है। तो ये जानना चाह रहे हैं एक तो पोर्टफोलियो में जो इनके पास फंड है वो कितने सही हैं और अगर ये 2 लाख का एक मुश्त निवेश करते हैं तो क्या ये सही समय है, पोर्टफोलियो में इन्हें कितने फंड रखने चाहिए, ये सब कुछ जानकारी चाहते हैं। पूजा, ओवर टू यू। यस, सो मनोज जी के लिए मेरी ये सलाह रहेगी कि 47 इयर्स के हैं और इनका 7 to 8 इयर्स में ये 60 लाख्स की टारगेट है इनका, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि करंट में इनकी जो SIP चल रही है 23,000 की और पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है 1 लाख का, इससे ये अप्रोक्सीमेटली 40 लाख के आसपास ही जुटा लेंगे। सो इन्हें मैं सजेस्ट करूंगी कि आप हर साल 12% से भी स्टेप अप करेंगे ना, तो हम इजीली इस गोल तक पहुंच जाएंगे। तो ये एक जरूरत सी बात है एंड प्लस इसमें इन्हें 2 लाख का जो लमसम है वो भी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ऐड करना है और 8 साल के आसपास का समय है, तो इक्विटी में ये डेफिनेटली एंटर कर सकते हैं। SIPs को जरा मैं देखूं तो बंधन स्मॉल कैप कंटिन्यू कर सकते हैं, मोतीलाल मिड कैप कर सकते हैं, SBI कॉन्ट्रा, निपॉन निफ्टी भी कर सकते हैं, गोल्ड फंड क्योंकि हम कहते हैं कि 10 से 15% पोर्टफोलियो में, तो वो भी कर सकते हैं। HDFC मिड कैप मेरे हिसाब से ये बंद कर दें क्योंकि मिड कैप ऑलरेडी है एंड फ्लेक्सी कैप नहीं है पोर्टफोलियो में, तो एक ऐड करना है तो बजाज का फ्लेक्सी कैप ऐड कर सकते हैं। दैट्स इट। ऑल राइट, तो फ्लेक्सी कैप आप एक ऐड कर सकते हैं, इक्विटी में आप अपना हाथ आजमा सकते हैं क्योंकि आपके पास समय है। और सबसे ज़रूरी बात जो पूजा ने आपको बोली कि आप सिप में 12% का स्टेप अप कर सकते हैं ईयर ऑन ईयर। हम पूजा से लगातार हमारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियोज पर बातचीत कर रहे हैं और अब जो अगली ईमेल है वो है अनंत देशमुख की, नागपुर से। अनंत जी मंथली सिप कर रहे हैं 23,000 की और जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो करीब करीब 29 लाख तक पहुंच गई है। 20 साल का इनका लक्ष्य है 5 करोड़ का। एक नजर डाल लेते हैं इनके पोर्टफोलियो में कौन से फंड है। तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है ये, इसमें ये 5,000 की SIP कर रहे हैं। कैनेरा रेबेको स्मॉल कैप में 4,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3,000, HDFC बैलेंस एडवांटेज में ये 2,000 की सिप कर रहे हैं और वहीं बंधन स्मॉल कैप में भी इनकी 2,000 की सिप है। तो पूजा आपसे जानना चाहेंगे जो अभी इनका ओवरऑल वैल्यूएशन दिख रही है, पोर्टफोलियो वैल्यू दिख रही है, क्या इसको ध्यान में रखते हुए 20 साल में ये 5 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इनफैक्ट वही कैलकुलेशन देख रही थी मैं कि 20 साल में अगर हमारे पास ऑलरेडी 28 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो वैल्यू है और SIP 23,000 की है और अगर हम 12% का जो इक्विटी रिटर्न अजम्पशन लेके चलें तो इजीली 5 करोड़ के आसपास की राशि जुट जाएगी इनकी, उससे थोड़ी ज्यादा ही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दीपाली के 5 करोड़ की जो वैल्यू भी है वो भी 20 साल बाद कम हो जाएगी, तो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 1.25-2 करोड़ के आसपास जो आज की वैल्यू है वैसे हो जाएगी। सो कभी भी हम इतना लंबा समय का प्लानिंग करते हैं तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना जरूरी है। सो वो बात को नजर रखते हुए मेरे हिसाब से आज के हिसाब से 23,000 की SIP ठीक है, लेकिन 20 साल में डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि ये हर साल 10% से स्टेप अप करे ताकि उनको इन्फ्लेशन को भी जो बीट करना है वो कर सकते हैं। जो कंटिन्यू करना है फंड्स बता देती हूँ, पराग पारिक फ्लेक्सी बंधन स्मॉल ठीक है, HDFC बैलेंस एडवांटेज की जगह पे ये चेंज कर सकते हैं मोतीलाल मिड कैप क्योंकि ये है नहीं,
मोमेंटम भी चेंज कर सकते हैं ये, और क्योंकि और एक स्मॉल कैप है मेरे हिसाब से, तो सिर्फ पराग पारेख और बंधन कंटिन्यू करें। बाकी 3 फंड्स में ऐड करने की सलाह देती हूँ इसमें, मोतीलाल मिड कैप, वाइट ओक मल्टी कैप एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू फंड, ये 3 ऐड करें और जो एग्जिस्टिंग है उसमें से 2 कंटिन्यू करें, बाकी के 3 आप एग्जिट कर सकते हैं। जी ऑल राइट, तो जिस तरह से समय अवधि की बात करें पूजा, तो 20 साल का इनका पूरा टारगेट, और जाहिर तौर पर आपने ये बात सही रखी कि इन्फ्लेशन की बात करें तो हमें उससे ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। अभी के हिसाब से भले ही हमें लग रहा हो कि आसानी से ये अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, लेकिन जो स्टेप अप की बात आपने बोली है, बढ़ाने की बात की है, और ख़ास तौर पर जो स्टॉक्स का आपने थोड़ा सा फेरबदल बताया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ अगर ये अपने पोर्टफोलियो में इन्हें लाएंगे तो हर एक चीज़ को बैलेंस करके एक अपना अच्छा टारगेट हासिल कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगली ईमेल जो हमारे पास है केदार शर्मा जी की है। 43 साल इनकी उम्र है और जो मंथली सिप ये कर रहे हैं 20,000 की, और साथ ही साथ ये अपनी पत्नी के अकाउंट से भी सिप कर रहे हैं, और इसकी जो सिप वैल्यू है पत्नी के अकाउंट से वो है 30,000 रुपये, यानी कि अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 50,000। लेकिन ये अलग अलग पोर्टफोलियो के हिसाब से आपकी राय जानना चाह रहे हैं। अभी की जो दोनों को मिलाकर अगर पोर्टफोलियो की वैल्यू की बात की जाए तो ये 46 लाख तक पहुंच गए हैं, और ये जानना चाह रहे हैं कि अगर दोनों का पोर्टफोलियो अगर आप रिव्यू कर बता दें, खासतौर पर जो इनका फोकस है इन्वेस्टमेंट का वो है बच्चों की पढ़ाई। बच्चों की पढ़ाई के लिए ये निवेश कर रहे हैं। 15 साल के लिए इनका लक्ष्य है 2 करोड़ का, तो कब तक ये पूरा हो जाएगा और किस तरह से आप सजेस्ट करेंगी? पोर्टफोलियो में जो फंड है वो भी एक बार स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में ये 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोटक मल्टी कैप फंड है, एचडीएफसी लार्ज कैप 5,000, निपॉन स्मॉल कैप 5,000, और वहीं जो इनकी पत्नी का पोर्टफोलियो है वो भी देख लेते हैं, जिसमें एक्सिस मिड कैप फंड 10,000, और साथ ही साथ एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 5,000, एसबीआई स्मॉल कैप फंड 5,000, एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड 5,000। तो दोनों पोर्टफोलियो के फंड्स आपके सामने है। पूजा, आप क्या सजेस्ट करेंगी? जो पढ़ाई का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है वो हासिल कर पाएंगे? अगर नहीं तो क्या कुछ चेंजेस जरूरी हैं? जी बिल्कुल, देखिए अच्छी बात है कि दोनों ने फंड्स शुरू कर रखे हैं और दोनों के फंड्स भी अलग हैं, सो ये एक अच्छी बात है। अप्रोक्सीमेटली 30 और 50,000 की एसआईपी और 46 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो एट द एज ऑफ 43, विच इज वेरी नाइस। सो आई एम श्योर इन्होंने काफी जल्दी शुरुआत की है दोनों अकाउंट्स में, सो वो अच्छी बात है। अगर हम देखें, इन्हें जो 2 करोड़ का टारगेट चाहिए जिसकी वजह से ये कह रहे हैं इन्हें अर्ली रिटायरमेंट एंड वगैरह, तो वो नेक्स्ट 8-9 इयर्स के अंदर ये टारगेट तक पहुंच जाएंगे विद जो करंट एसआईपी और जो 46 लाख का जो इनका ये है। सो 43 के है तो आई थिंक आराम से 52 के आसपास का इनका ये बजट तब तक पहुंच जाएगा। इन्होंने चाइल्ड के लिए दोनों ने 5-5 हजार की एसआईपी स्मॉल कैप में शुरू कर रखी है। इन्होंने लिखा है 15 साल का इनका होराइजन है, तो उसके लिए अगर हम कैलकुलेशन करें 10,000 की जो एसआईपी टोटल जा रही है 15 साल में, तो उसके लिए अलग से 50 लाख वो जुटा लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगेन इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना है, क्योंकि 15 साल बाद 50 लाख की वैल्यू भी आपको इन्फ्लेटेड लेनी पड़ेगी। सो भले अभी 10,000 की है, लेकिन स्टेप अप करना बहुत जरूरी है। जो एसडब्ल्यूपी का क्वेश्चन है दीपाली के, इन्हें चाहिए 1 लाख। 1 लाख अगर मैं आज के हिसाब से देखूं तो 17 साल बाद अगर हम 60 के रिटायरमेंट के हिसाब से देखें तो 2.7 लाख की वैल्यू हो जाती है। 1 लाख प्रति माह जो इन्हें चाहिए, तो टेक्निकली 60 के बाद 2.7 लाख चाहिए इन्हें हर महीने, और समझो 20 साल के लिए चाहिए इन्हें। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर 80 की हम अज्यूम करते हैं तो इन्हें रिटायरमेंट कॉर्पस जुटाना होगा अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ का, और 4 करोड़ के रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए इन्हें 60,000 की एसआईपी लगेगी। अब इन्होंने 2 करोड़ तो दिमाग में रखा ही है, उन्होंने 50,000 की एसआईपी रखी है। हम कह रहे हैं रिटायरमेंट के लिए 4 करोड़ लगेंगे और उसके लिए 60,000 की एसआईपी। पर इस बीच में क्योंकि बच्चों की एजुकेशन भी आने वाली है, सो एक गोल को अलग करना बहुत जरूरी है कि उसके लिए अलग से कितना रखना है। रिटायरमेंट के लिए 60,000 की एसआईपी जो आपके अभी 50,000 चल रही है, लेकिन एट द सेम टाइम बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको अलग से 10,000 की प्लस उसमें इन्फ्लेटेड वैल्यू। सो आपको एसआईपी अमाउंट इन शॉर्ट बढ़ाना है दोनों ही अकाउंट में स्टेप अप के रूट से, मिनिमम 10 to 12% स्टेप अप। सिर्फ 2 सलाह दूंगी, एचडीएफसी लार्ज कैप को शिफ्ट करके इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ले लें, क्योंकि मिड कैप नहीं है आपके पोर्टफोलियो में। एसबीआई फ्लेक्सी कैप को चेंज करके एसबीआई कॉन्ट्रा ले लें वाइफ के पोर्टफोलियो में, क्योंकि ऑलरेडी एक फ्लेक्सी कैप है। एंड लास्ट में क्योंकि 2 स्मॉल कैप हैं,
तो SBI स्मॉल कैप को शिफ्ट करके हम बंधन स्मॉल कैप ले सकते हैं। दैट इज अ बेटर ऑप्शन फॉर दिस। और क्योंकि 2 गोल्स हैं, 2 अकाउंट्स हैं, मेरे हिसाब से साल दर साल आपको रिव्यू करना बहुत जरूरी है इस चीज को। जी, तो हर साल आप रिव्यू करें और दोनों ही पोर्टफोलियो में सिप में आपको हर साल बढ़ाने की ज़रूरत है, ये सलाह आपको दी गई है पूजा की तरफ से। तो आज हम इतनी ही ईमेल्स ले पाएंगे। पूजा, आपसे जानना चाहेंगे, जानने से पहले अगर आप अपने कोई टॉप फंड्स रिकमेंड करना चाहें। जी बिल्कुल। मैं मल्टी कैप कैटेगरी में व्हाइट ओक मल्टी कैप सजेस्ट करूंगी। फ्लेक्सी कैप में बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप में बंधन लार्ज एंड मिड कैप, और एक मल्टी एसेट एलोकेशन, बिकॉज उसमें आपको 3 एसेट क्लासेस तो मिनिमम मिल ही रहे, इक्विटी, डेट और गोल्ड। सो निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच पूजा। आज आप इस शो में हमारे साथ जुड़ी और बैंड बाजा प्लानिंग पर बात की, साथ ही हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पोर्टफोलियो पर भी अपनी राय दी। और इसी के साथ फिलहाल इस शो में इतना ही। जल्दी आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।